गुड मॉर्निंग, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम नया एक्ट कह लीजिए, टॉपिक कह लीजिए, स्टार्ट करने वाले हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट विद सर्टन बेसिक्स, कुछ बेसिक्स हैं वो समझिए। हमने नेगोशिएबल एक्ट पढ़ा ताकि कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो। इंटरेस्टिंग था लेकिन बहुत टेक्निकल एक्ट था। पूरा एक्ट पढ़ाते समय मैं डेली रिवीजन करवाते गया, एंड में भी आपको रिविजन्स दी। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट एक्ट पे टॉपिक पे जाते हैं, पिछला मेमोरी फेड होती जाएगी। तो अब ये आपकी जिम्मेवारी है। इतने कम पेजेस में आपको लिखवा के दिया है। फास्ट रिवीजन में 2 पेज में भी लिखवा दिया था, चाहे उन 2 पेजेस को जिसमें सब कुछ है। ये आपकी जिम्मेवारी है। एट लीस्ट ट्वाइस इन अ वीक आप उसे रिवाइज करें, वरना क्या होगा, हम एक स्टेप आगे जाएंगे और 2 स्टेप बैक होते जाएंगे। तो ऐसे पढ़ने का और पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मेरा जो एम्फसिस है, मोटिव है, वो है मेरे बच्चों को ये सब्जेक्ट कितना आसान बने। तो प्लीज आपने उसका ध्यान रखना है। आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? पहली बात तो ये है, हमारे कोर्स की बात करें, अदर लॉज में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो हिस्सा पढ़ा है जो आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा था, क्योंकि वही कोर्स में है। मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ाना चाहता फिलहाल। हम कुछ टेक्निकल पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे क्या ध्यान रखना है, पहले नेगोशिएबल थोड़ा इंटरेस्टिंग नया भी था, अब मैं थोड़ा टफ पढ़ाऊंगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा के थोड़ा आसान करूंगा, फिर टफ लेके आऊंगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें मर्ज होना है कॉर्पोरेट एक्ट में, कॉर्पोरेट लॉज में, कंपनीज एक्ट में, जो कि बहुत टेक्निकल है। तो बच्चों, आज जो पढ़ने जा रहे हैं आसान कुछ नहीं है। आसान वैसे भी लाइफ में कुछ नहीं होता। आसान तो सिर्फ कहना है किसी को, वो हम कह देते हैं। तो इसलिए उसको छोड़िए और कंसंट्रेट अपने काम पे, और माइंड को एडजस्ट कीजिए कि ये लॉ है, यहां कुछ भी आसान होने वाला नहीं है। तो बच्चों, आज जो पढ़ने जा रहे हैं, दरअसल वो क्या है? ये दरअसल एक कॉन्सेप्ट है, हाउ टू स्टडी लॉ। लॉ को कैसे पढ़ें? अब आप कहोगे सर ये तो पहले बताना चाहिए था। नहीं, दरअसल हम यहां बात क्या करने जा रहे हैं, एक समस्या है, प्रॉब्लम है। समस्या क्या है? जो भी हम लॉ या एक्ट स्टडी करते हैं वो इंग्लिश में है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसमें कोई दीन, धर्म, ईमान नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। I call it a bit nonsense language, but at the end of the day, we all know it is indispensable. मतलब हम इससे बच नहीं सकते हैं, इसके बिना तो चारा ही नहीं है। तो इंग्लिश में समस्याएं क्या हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे मैं एक वर्ड आपके सामने रखूं, माई विल। माई विल, तो आप कहेंगे सर की इच्छा। तो दरअसल मैं इच्छा की बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था किसकी? वसीयत की। तो उसको भी विल कहते हैं। 1 वर्ड 2 मीनिंग। वेल, शब्द आ गया वेल, मैं ठीक हूं। लेकिन ठीक हूं के साथ साथ समस्या क्या है? कुआं भी है। और कई बार हम क्या देखते हैं, हमारी सरकार पार्लियामेंट में सुनने को मिलता है, द ओपोजिशन एमपीज एंटर्ड द वेल ऑफ हाउस। आए, हाउस के अंदर कौन सा कुआं है? तो पार्लियामेंट अगर आपने देखी है, स्पीकर साहब ऊपर पोडियम पे बैठे होते हैं, उसके नीचे जो जगह है उसको भी वेल कहते हैं। बताइए कितनी समस्याएं हैं। मैं इंग्लिश में एक लाइन इस्तेमाल करूं, अगर मैं कहूं स्टार्ट डूइंग स्टडीज,
start doing studies or face music। तो बच्चे मतलब ये लेते हैं या तो पढ़ लो या फिर गाने सुनो। तो कोई गाना सुनने लग पड़ा तो मैंने कान के नीचे एक थप्पड़ मारा खींच के। क्यों मारा? क्योंकि इंग्लिश में इस लाइन का मतलब है फेस म्यूजिक का। पढ़ना स्टार्ट कर दो नहीं तो चटाके पटाके थप्पड़ पड़ेंगे। बताओ सर, म्यूजिक का मतलब तो गाने होते हैं, आपने इसका मतलब स्लैप ले लिया। वेलकम टू इंग्लिश। इंग्लिश में समस्या क्या है? अंकल, सारे अंकल हैं, सिर्फ पिताजी छोड़ दिए। लेकिन यार अंकलों में तो बहुत फर्क है, मामा, चाचा, ताऊ जी, फूफा जी, है ना, और एक पड़ोसी वाले अंकल। तो हमारी जो देसी भाषा है ज्यादा अच्छी है, अपनापन है, प्यार है। इंग्लिश स्ट्रेट वे सीधी जाती है, समझ में नहीं आती कम वक्त। और फिर इतने खतरनाक खतरनाक वर्ड हैं, जैसे हम शेक्सपियर की इंग्लिश पढ़ लें, मैं तो पागल हो जाता हूं उसकी 4 लाइनें पढ़ के। भाई गलती होगी मुझे माफ कर दो। तो इंग्लिश में समस्याएं बहुत हैं। हम कह देते हैं कैट, CAT, कैट। अब काइट लिखना है तो यही लिखना चाहिए, कहते नहीं जी ये तो साइट हो गया। बताइए कोई दीन धर्म है इनका? यहां के यहां सी, राइट। कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन, जेशन कई लगा देंगे, और आजकल आप देखते हैं ZATION। समस्या है। चाकू, अरे नाइफ तो समझ में आ गया, नाइफ। नाइट, नाइट में क्यों नहीं है और नाइफ में क्यों लगा हुआ है? कोई जवाब नहीं है। साइको, सर स्पेलिंग गलत है, यहां पी आना चाहिए, फिर तो पैसाइको कहो। है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है। TO2, टू तो जियो क्या होना चाहिए? गो तो नहीं होना चाहिए, बाकी मैं बोलूंगा नहीं। तो आप समझ रहे हैं कहां इंसानियत है। तो भाषा में समस्याएं बहुत हैं। तो समस्या क्या आ गई? जब हम लॉ पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स है, क्योंकि कोई भी कानून पढ़ते हैं वो इंग्लिश में है, और इंग्लिश में जो शब्दों की माया जो है बहुत ही मुश्किल है। तो मुश्किल क्या है? वर्ड से हम कुछ सीखते हैं, जैसे हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब वर्ड्स को पढ़ के इंटरप्रेट किया और कोई मीनिंग निकाला। लेकिन समस्या इंग्लिश की वजह से क्या हो जाती है? इंटरप्रिटेशन नहीं होती, ये तो मिस हो जाती है, मिस इंटरप्रिटेशन। तो हाउ टू ओवरकम, ये तो मैंने बहुत ही साधारण से कुछ उदाहरण दे दिए। दिल्ली अभी दूर है, बहुत बड़ी दिक्कत आगे आने वाली है। हाउ टू ओवरकम, किस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, सही इंटरप्रिटेशन हो। और समस्या इंग्लिश में क्या थी? समस्या इंग्लिश में ये थी, संभावना बनती है, पॉसिबिलिटी ऑफ 2 और मोर मीनिंग। मीनिंग एक नहीं निकल रहा है, एक निकल जाता बात खत्म हो जाती। मीनिंग कई निकल रहे हैं, करें क्या? जब मिस इंटरप्रिटेशन है, ये पॉसिबिलिटी है, तो क्या होंगे लोगों के बीच में? डिस्प्यूट होंगे। कहां जाएंगे? कोर्ट्स में जाएंगे। कौन बैठे हैं? जज साहब बैठे हैं, क्या देने के लिए? इंसाफ। उनकी भी समस्या है। वो भी कहते हैं भाई साहब मैं तो वैसे हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूं, मेरी तो एक ये भी समस्या है। और वो कहते हैं मैं भी तो इसी देश का वासी हूं, अगर आप कॉन्वेंट हैं मैं भी कॉन्वेंट हूं। वकील साहब आप बड़े ढाई ढाई इंग्लिश बोलते हैं, मुझे भी आती है, लेकिन ये जो लिखा है मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा। तो जज साहब के लिए तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, उन्हें जजमेंट देनी पड़ेगी। कैसे दे जजमेंट? क्या करें? जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं, देखिए अगर लिख दिया ही से रिलेटेड हिम, राइट, तो हम बात कर रहे हैं यहां मेल की, मैस्कुलिन की। तो किसी लॉ में ही लिखा हुआ, क्या नहीं लिखा?
छी नहीं बेटा, शी नहीं लिखा। समस्या क्या आई? मान लीजिए किसी लॉ में लिखा था अगर ही विल डू दिस उसे 6 महीने की जेल होगी। वर्ड लिख दिया था ही, मेल से रिलेटेड। ऑफेंस कर दिया शी ने, फीमेल ने, तो कहती जज साहब मुझे तो जेल होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? जज साहब लॉ में पढ़िए क्या लिखा है, ही, आई एम शी। प्लीज टेक इट पॉजिटिव, नेगेटिव मत लीजिएगा। सभी बच्चियों को मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक पॉजिटिव वे में लीजिएगा। तो बताइए क्या उस महिला को, उस बच्ची को जेल होनी चाहिए या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होनी चाहिए, ये भेदभाव हो रहा है। बट जज साहब कहते हैं मुझे जब अपनी जजमेंट देनी है तो मुझे तो क्या देखना है, मुझे तो लॉ बुक देखनी है, क्योंकि लॉ मेरे घर का नहीं है। जज बोलता है मुझे जजमेंट देनी है, क्योंकि लॉ तो किसने बनाया? पढ़ रहे थे हम अपने बेसिक्स में, लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट, वो सारी डिटेल में आपसे कर चुका हूं बात। कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जज कहता है बहुत क्लियरली 3 ऑर्गन बताए गए हैं। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एज ए जुडिशरी मेरा काम है उस लॉ के विद इन फ्रेमवर्क के अंदर अपनी जजमेंट्स देना। बट जज साहब एक काम तो आपका है, लॉ तो इन्होंने बना दिया। समस्या क्या हुई? इन्होंने भी अपने क्या इस्तेमाल किए शब्द। हमने नेगोशिएबल एक्ट पढ़ा, 1881 का था, लगभग 150 साल पुराना कह लीजिए। तो जिसने लॉ बनाया था, क्या आज हम उसको फोन ऑफ फ्रेंड कर सकते हैं? भैया क्या लिख गए हो, काहे लिख गए हो, कुछ तो आसान बता दिए होते। तो इस तरह से कम वक्त समस्याएं बहुत है, करें तो करें क्या? अच्छा, हम जानते हैं हमारे देश में कोर्ट्स क्या है, बहुत ही ओवरबर्डन्ड है। अरे क्यों नहीं होंगी भाई, 3 करोड़ प्लस केसेस चल रहे हैं। जज बनता है, बड़ी खुशी होती है, और 4 दिन बाद माथा फट रहा होता है, क्या करूं इतना ढेर देख के केसेस का, फाइलों का, कहां जाऊं? कहता चलो मैं मेहनत करता हूं, फटाफट जजमेंट देता हूं। अरे कहां से देगा? पढ़ने बैठता है, वो भी अंग्रेजी की मार में फंस जाता है बेचारा। समस्याओं पे समस्याएं हैं। जज गलत जजमेंट देगा, लोग क्या करेंगे? ऊपर वाली कोर्ट में अपील करेंगे, केसेस और पाइल अप हो रहे हैं। और अगर एज ए लोअर कोर्ट के जज, मान लो मैं हूं, गलत जजमेंट दे दी, तो जब अपर कोर्ट की रूलिंग आएगी तो मेरे बारे में नेगेटिव रिमार्क्स भी आएंगे। हर एम्प्लॉय की एसीआर बनती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। जजेस भी एलिवेट होते हैं, ऊपर वाली कोर्ट में जाना चाहते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो वो उनके काम के ऊपर आधारित है कि नीचे वाली कोर्ट्स में उन्होंने किस तरह से अच्छा काम किया या नहीं, तो वो भी एक डर है। तो क्या करूं? तो समस्याएं हैं बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन की, वो तो रहेंगी क्योंकि इंसान है। और समस्या क्या है, लॉ बन जाते हैं बहुत पुराने लॉ, देखिए बहुत ओल्ड भी हैं, और कई बार ये किस पे पहुंच जाते हैं, ऑब्सोल्यूट लेवल पे भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ इनमें क्या आना चाहिए, बदलाव, चेंजेस, अमेंडमेंट। मैंने आपसे जिक्र किया था, वी आर अ कॉमन लॉ कंट्री, यहां लॉ डेली नहीं बनते, अपडेट नहीं होते। माना सरकारें इस सेंचुरी में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, अभी सरकार बहुत कुछ कर रही है लॉ से रिलेटेड। अगर मैं कहूं सिर्फ लॉ से रिलेटेड, दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क, बट फिर भी समस्याएं हैं। तो लॉ होते हैं बहुत पुराने, और समय के साथ मैं बताऊं आपको, भाषा में, लैंग्वेज में परिवर्तन आता है, चेंज आता है। डेल्टा लिख रहा हूं, चेंज। तो देखिए अब क्या होने लग पड़ा, हाय हेलो, वैसे तो ये पुरानी चीज है, बट शायद थोड़ा सा आपने भी नोटिस किया हो, मैं नमस्ते नमस्कार करना, हाथ जोड़ना पसंद करता हूं, क्योंकि ऊपर वाले की दुआ में जुड़ते हैं, और कोई मिले तो उसकी तरफ भी हाथ जुड़ते हैं कि भाई कोई भूल चूक होता हूं मैं, माफ कीजिएगा। इसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, जब आप हाथ जोड़ते हैं तो आप ये लेके चलते हैं मैं बहुत ही छोटा आदमी हूं, और मैं सीरियसली अपने आप को बहुत ही छोटा लेता हूं। तो बड़े संस्कार हैं इस चीज में भी। लेकिन आप क्या देखते हैं, समय के मुताबिक भाषाओं में इतने परिवर्तन हुए, जो शब्द हमारे ख्यालों में भी नहीं आते थे, जुबान पे तो कैसे आएंगे। लेकिन आजकल जो टीवी है, स्पेशली ये नेटफ्लिक्स वगैरह जो लोग देखते हैं, वो तो भैया सब कुछ, चलिए उसमें हम गहराई में नहीं जाएंगे, आप समझ गए होंगे। तो भाषाओं में, शब्दों में, चीजों में बहुत बदलाव है। लॉ तो पुराना बना है,
लेकिन कोर्ट में डिस्प्यूट तो नया है, जज को देनी है जजमेंट, मॉडर्न हालातों पे देनी है, कैसे दे, फोन ऑफ फ्रेंड नहीं हो सकता। तो इसलिए जब कोर्ट में इतने सारे जब डिस्प्यूट बनेंगे और इतने सारे केसेस हो जाएंगे, ओवरबर्डन मतलब लिटिगेशन जैसे हम कहते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स कोर्ट्स में चल रहे हैं, तो क्या करें। तो यहां पे इन शब्दों को समझने के लिए, हेल्प के लिए भी कुछ बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ये कोर्ट की भी हेल्प करेगा, आम व्यक्ति की भी हेल्प करेगा। तो देखिए दो चीजें हैं और दोनों की दोनों हमारे कोर्स में है। क्या इंटर के कोर्स में ये होना चाहिए? पहले नहीं होता था। तो ये एक 3 साल से एक चीज आई है कोर्स में, पहले नहीं थी। तो यहां बच्चों को सीए इंटर में सिखाया जा रहा है हाउ टू स्टडी लॉ। अच्छी चीज है। एज ए टीचर मैं कहूं, जब इसे पढ़ाना पड़ता है, अरे बाप रे बाप, इतने छोटे छोटे बच्चे फाउंडेशन पढ़ के आए हैं और इनको इतना खतरनाक चीज मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है, रोना निकल जाएगा, निकलेगा साहब। अब वो मेरा स्किल है कि किस तरह से उस टफ चीज को मैं किस तरह से आसान करके अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊं, वो पूरा एफर्ट रहेगा। लेकिन टफ तो है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में रेलिवेंस बहुत जबरदस्त हो गया। आप सीए बनेंगे, मैंने जिक्र किया था आपसे, आप बहुत बड़े लीगल एक्सपर्ट बनेंगे, क्योंकि जो भी अकाउंट्स में पढ़ते हैं वो भी लॉ के मुताबिक है। क्योंकि अकाउंट्स तो सिंपल 3 रूल्स पे बेस्ड है जो लुका पैक्योली ने दिए थे। सारी गेम तो लॉ की है। तो इसलिए जीवन में दुनिया भर के केसेस होंगे, इश्यूज होंगे, आपके क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, तो इसलिए अच्छी चीज है। तो इसको नेगेटिव, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे नेगेटिविटी आएगी आप में, कई बार गुस्सा आएगा, कम वक्त क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। पढ़ना बुरा नहीं है, दिक्कत कहाँ है, उसको रिटेन करना, याद करना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और यहाँ नेगोशिएबल से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें तो फिर भी क्या था, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। यहाँ कॉमन सेंस तो है, लेकिन यहाँ नॉनसेंस बहुत है, क्योंकि हम नॉनसेंस को ठीक करने जा रहे हैं। तो इसलिए नॉनसेंस भी पढ़ना पड़ेगा, कॉमन सेंस भी पढ़ना पड़ेगा, और एक एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। तो समस्याएं हैं। तो टाइटन योर सीट बेल्ट्स, ब्रेस फॉर द इंपैक्ट, मतलब टफ लैंडिंग होने वाली है, लेकिन जहन को ठीक कर लेंगे, मेंटल सेटअप ठीक कर लेंगे, तो हम होंगे कामयाब 100%। तो हेल्प के लिए क्या बनाए गए हैं? 2 चीजें हैं, गौर फरमाइएगा। जीसीए मैंने आपसे जिक्र किया था आपके सिलेबस डिस्कशन में। ये कानून है जिसका पूरा नाम है जनरल क्लॉजेस एक्ट ऑफ 1897। ये तो एक कानून है। किसके लिए बनाया हुआ है? अरे इंटरप्रिटेशन के लिए ही बनाया है। क्यों बनाया है? देखिए शब्दों को देखिएगा। एक शब्द है जर्नल, एक शब्द है क्लॉजेस। तो जर्नल का मतलब आम तौर पे इस्तेमाल होने वाली क्या टर्म्स। तो सोचिए आमतौर पे हम क्या टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, डोंट यू थिंक? यही जो ही शी की बात कर रहे थे। तो जहां जितने भी हम कानून बनाते हैं, क्या हर जगह लिखें ही? क्या हर जगह लिखें साथ में शी? क्या उसके साथ अब जैसे मॉडर्न जमाने में और बदलाव हुए हैं, पहले तो ये ट्रांसजेंडर वगैरह अलाउड नहीं था, अब तो आ गया है आपका थर्ड जेंडर भी, अदर्स, वो तो लीगलाइज्ड हो गया, राइट। तो जनाब ये धारा 377-78 में जो भी बदलाव हुए हैं उसके बाद से थर्ड जनरेशन कह लीजिए, जेंडर कह लीजिए, अलाउड हो गया। तो क्या हम लॉ में इस तरह कर करके लॉ का साइज बढ़ाते जाएं? डज दैट मेक गुड सेंस? तो क्या कीजिए, ये हेल्प के लिए है। ये जो कोर्स है हमारा, ये जनरल क्लॉजेस है, ये हेल्प के लिए है, कोर्ट के लिए, ऑल एक्ट्स के लिए, जितने भी कानून हैं उन सब की सहायता के लिए है। तो ये एक सहायता के लिए चीज पढ़ रहे हैं। अस्पताल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो ये एक्ट सबके लिए कहते हैं। जो आमतौर पे टर्म्स इस्तेमाल हो रही है उनको हर एक्ट में लिख के एक्ट का साइज बढ़ जाएगा। हर जगह देखिए, हर एक्ट में मेल का डेफिनेशन अगर देना पड़े, हर एक्ट में क्या डिफरेंट देंगे आप? डज दैट मेक ए गुड सेंस? अगर हम एक शब्द लें ईयर, तो हर एक्ट में ईयर का मतलब अलग अलग देंगे क्या आप? तो परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए हमने ये एक एक्ट बना दिया ताकि ये सभी एक्ट्स को क्या करे, हेल्प करे। ये तो बना दिया एक एक्ट, लेकिन समस्या तो फिर भी है
क्योंकि समस्या तो फिर भी किस चीज की रहने वाली है, समस्या तो रहने वाली है इंटरप्रिटेशन की। बड़ा सा वर्ड है, लिखते लिखते परेशान हो जाते हैं। इंटरप्रिटेशन, शब्दों का क्या निकालना, मीनिंग। शब्द कहाँ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इसे मैं शॉर्ट में IUS कह लूंगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मीन्स एक्ट्स। तो ध्यान दीजिए, मैंने लिख दिया जनरल क्लॉजेस एक्ट, वो तो एक्ट है 1897 में बना था। तो इंटरप्रिटेशन मीन्स मीनिंग निकालना है, तो मीनिंग निकालने के लिए कोई कानून नहीं बन सकता। तो इसलिए ध्यान रहे, ये कोई एक्ट नहीं है। तो है क्या ये, लॉ को कैसे पढ़ना है, हेल्प करेगा कैसे, कौन बता रहा है ये कोर्ट, क्योंकि कोर्ट में झगड़े गए तो कोर्ट ने कहा यार हम भी परेशान हैं, कैसे इंटरप्रिटेशन करें। तो क्या किया, कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन के क्या बना दिए, कुछ रूल्स कह लीजिए, गाइडलाइंस कह लीजिए। कोर्ट ने रूल्स गाइडलाइंस बना दिए। कब बनाए, इन एब्सेंस ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ नहीं है तो मीनिंग कैसे निकालें, तो ये कोर्ट ने बना दिए। तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अब हम अपने एग्जाम की बात करें। एग्जाम में जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है, हेल्प करना, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट 20 से 25% अदर लॉस 40 मार्क्स का है। तो 20 से 25% दैट मीन्स मिनिमम 8, मैक्सिमम हो गए 10 मार्क्स। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है ये है 15 से 25, दैट मीन्स 6 से लेकर के 10 मार्क्स। तो मैक्सिमम दोनों का जो साइज है वो सेम ही है एग्जाम में। तो मैं कहता हूं इन दोनों को साथ लेके चलिए। अब हम पढ़ेंगे कैसे, कि पढ़ना थोड़ा बैलेंसिंग बनी रहे। हम पहले इसे पढ़ते हैं ताकि सीखें कि लॉ को पढ़ना कैसे चाहिए। ये तो बाकायदा एक एक्ट है, बाद में ले लेंगे। इन दोनों के बीच में थोड़ा इजी करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट डाल लेंगे ताकि एक रिदम में हम चीजों को मूव अप कर सकें, राइट। तो समस्याएं तो रहेंगी। अच्छा, सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, इंटरप्रिटेशन की समस्या और सबसे बड़ी क्यों आती है। देखिए, अंग्रेज तो लॉ बना गए, दे वर स्पेशलिस्ट इन इंग्लिश, आर वी, हम तो नहीं है। हम लोगों की समस्या क्या है, या तो हम इंग्लिश हैं, जहां जो शब्द सही लगे इंग्लिश का ठोक दिया, जहां जो ठीक लगे हिंदी का ठोक दिया। हम किसी के साथ इंग्लिश झाड़ेंगे, 2 लाइन इंग्लिश में बोलेंगे और तीसरी लाइन में वी विल कम टू आर औकात, बोले तो अपनी भाषा में। इसलिए बी प्राउड ऑफ योर लैंग्वेज। मदर टंग भाई मदर टंग होती है, उसका तो सम्मान सबसे बड़ा होना चाहिए। क्लियर। तो हम जैसे लोग अगर लॉ बनाते हैं, भारतीय लॉ बनाते हैं, तो सोचिए कैसे बनाते हैं। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था बेसिक्स में कि 12वीं कक्षा में आप अकाउंट से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट वर्क बनाते थे तो कैसे बनाते थे, कट कॉपी पेस्ट, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं भी मैरिड हूं तो कई बार अपनी बीवी को क्या कह देता हूं, आई लव यू, आई लव यू द वे यू आर, आई लव यू द वे यू आर। आप कहेंगे बिल्कुल सही लाइन लिखी है सर, आप बहुत ही मान सम्मान दे रहे हो मोहतरमा को कि आप जैसी भी हैं, लेकिन सुनिए तो सही आगे मैं क्या कह देता हूं, आई लव यू द वे यू आर when you are not the way you are। अरे क्या कहना चाहते हो, वो कंफ्यूज हो जाती है। मैं फटाफट लाइन बोल देता हूँ, आई लव यू द वे यू आर व्हेन यू आर नॉट द वे यू आर। हो तो अच्छा कहा या नेगेटिव कहा। तो हमारे लॉ भी इसी तरह से घुमा फिरा के, भाई कहना क्या चाहते हो, तारीफ कर रहे हो किसी की या परेशान हो किसी से, समझ रहे हैं आप। तो भाई इसी तरह से भारतीयों ने भी लॉ बना दिए, समस्याएं बहुत डाल दी। और छोटी छोटी बातें करें तो मान लीजिए फुल स्टॉप आप सारे जानते हैं, कॉमा आप सारे जानते हैं, पंक्चुएशन हमने क्या किया, जहां फुल स्टॉप लगाना था कॉमा लगा दिया, जहां कॉमा लगाना था फुल स्टॉप। आगे समस्या लॉ पढ़ने में इंटरप्रिटेशन। कई जगह हमें क्या लिखना चाहिए, भाई ये चीज करना बहुत जरूरी है, और हम लिख जाते हैं मे, कई जगह हम लिख जाते हैं शेल। तो सोचिए आप खुद, हमें तो तीनों में ही फर्क नहीं पता है, हम भी एक फ्लो में लिख जाते हैं, बस लिख दिया कम वक्त। तो ये हम बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें भी सीखेंगे, लेकिन कोई एक्ट नहीं है तो खुशी की बात एक आ गई। ये एक्ट नहीं है तो बच्चों आपके लिए खुशी की बात यह है, नो सेक्शंस। चलो सर छुटकारा मिला सेक्शन नंबरिंग से।
तो भाई साहब कुछ बेनिफिट मिलता है तो कुछ नुकसान भी होता है। कंटेंट आपको टफ मिलेगा, आपको ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन कोई नहीं है बट कंटेंट टफ होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन मेहनत कीजिए, उसको रिवाइज अच्छे से कीजिए। तो हम इस टॉपिक में पढ़ने क्या जा रहे हैं, पहले हम ये स्टार्ट करें एज ए सेट। तो iOS के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए एक चीज़ तो बड़ी सिंपल हो गई, हमें ये तो जानना चाहिए ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, उसका लॉजिक, उसका बेस मैंने आपके सामने आज रख दिया है। क्यों इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है, उसकी नीड, उसकी इंपॉर्टेंस। इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम सहायता कहाँ से लें? तो एड्स टू इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन को मैं ऐसे लिख दूंगा शॉर्ट में कि कोर्ट को भी सहायता चाहिए तो हम मदद कहाँ से लें, राइट। तीसरी बात है, एज आई टोल्ड यू, कोर्ट ने क्या बना दिए? रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये चैप्टर है, हम जानने वाले हैं इसमें। और आइए करते हैं स्टार्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। जनरल क्लॉजेस एक्ट का मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था, बहुत छोटा सा एक्ट है, 31 सेक्शंस का, लेकिन कंटेंट उसका तो इंटरप्रिटेशन से भी ज्यादा बैंड बजा देगा। सो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी आपने, पता नहीं क्या पढ़ा देगा, भैया लॉ ही पढ़ाऊंगा, फालतू उम्मीद करोगे यहां मारे जाओगे। सो सिंपल जो है उसे दिल लगा के कि हाँ सर अच्छे नोट्स बनवा रहे हैं, वो अगर आपको लगे नोट्स ठीक नहीं बनवा रहा हूं, प्लीज एक बार ICI का स्टडी मटेरियल रेफर कर लीजिएगा और आई होप सो आपकी बड़ी अच्छे से तसल्ली हो जाए, राइट। इसलिए मैं तो खुद कहता हूं मेरी बुक भी मत रेफर कीजिए, क्योंकि जब मैं आपको नोट्स बनाता हूं, मेक द कंटेंट, आई ट्राई टू मेक द कंटेंट वेरी इजी। दिल लगा के सुनिए, समझिए, रेगुलरिटी अपनी क्लास की रखिए, एंड विशेष बात तो यही है कि बार बार रिवाइज करते जाइए। तो बच्चों स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। लेट्स स्टार्ट विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, तो मैंने कहा था इंटरप्रिटेशन कब करना जरूरी है? व्हेन, जब एक पॉसिबिलिटी हो, किस चीज की? व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ डिराइविंग मोर देन वन मीनिंग, एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हैं, तो ही करेंगे हम इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन है क्या चीज? इंटरप्रिटेशन इज एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अप्लाई करना होगा माइंड। हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही छोटे दिल के होते हैं हम लोग, हम शब्दों से प्रभावित होते हैं, हम शब्दों से प्रभावित होते हैं। इंटरप्रिटेशन कहता है बात शब्दों की नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। मतलब जिसने लॉ बना दिया, आप कुछ कहते हैं तो शब्द चाहिए। क्या हमें, हमारे पास हमेशा सही शब्द होते हैं क्या? सोचिए जीवन में, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे पास हर समय कोई सही शब्द हो हर चीज के लिए। अब देखिए कोई गाना आप सुनते हैं, लिरिक्स सुनते हैं, तो गाना बड़ा अच्छा लगता है आपको क्योंकि उसके अल्फाज बड़े अच्छे हैं। तो कई बार ऐसा नहीं महसूस हुआ ये लिखा तो इसने, गाया तो इसने, बट मेरे दिल की बात कह गया। लेकिन अदर वे अराउंड सोचिए, क्या आप कह पाए? तो कईयों के पास शब्द नहीं है और कईयों के पास शब्द हैं, लोग शब्दों को देखते हैं, उसके पीछे छुपी क्या नहीं देखते? भावना। तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड का मतलब क्या है ये समझिएगा। हमें जो वर्ड्स हैं, इन शब्दों का इंटेंट मतलब मंशा जाननी है, उनके अंदर छुपी हुई भावना जाननी है, तो बहुत ही गहराई में हमें जाना होगा। तो
ये चैप्टर ये चीज मांगता है आपसे। यू आर यंग किड्स, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा टफ है बट कोई बात नहीं, विल डू इट मैन। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम एक बेसिस का भी कॉलम बनाएंगे। तो मैं इसे कहता हूं एक कॉलम बेसिस का, याद रखिएगा, इस तरफ लिख लेंगे हम, और एक तरफ है शब्द इंटरप्रिटेशन, और दरअसल इससे ही मिलता जुलता एक शब्द और आ जाता है, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। कि भाई शब्दों को जोड़ के, कि जिसने लॉ बनाया शब्दों को जोड़ करके उसका मीनिंग निकालना, कंस्ट्रक्शन। और एक है शब्द इंटरप्रिटेशन, जो शब्द लिखे हैं उसका मीनिंग निकालना। लेकिन देखिए, जब शब्द कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं तो कोई चीज बना रहे हैं, दे बोथ साउंड सेम एंड सिमिलर, बट दोनों में बड़ा फर्क है। तो एक है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और एक है कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ। देखिए, वर्ड यहां पे स्टैट्यूट भी है, आपके जहन में चल रहा होगा, इसका मतलब नहीं बताया, बताएंगे, और बताने में 1 घंटा लगेगा। आज तो सिर्फ इंटरप्रिटेशन शब्द बताना चाहता हूं, हाँ, लेकिन उसके साथ एक मिलता हुआ वर्ड क्या लिया है, कंस्ट्रक्शन। तो दोनों में आइए, क्या पैरिटी है, क्या कुछ फर्क है, देखते हैं। सो मीनिंग क्या है, इंटरप्रिटेशन। तो मैंने कहा शब्दों का मायने निकालना, मीनिंग निकालना, तो इसलिए इंटरप्रिटेशन क्या है, कला है। डोंट यू थिंक? हम लोग बहुत ही अंदर से बहुत ही छोटे इंसान हैं, किसी भी शब्द का हम पॉजिटिव कम लेते हैं, नेगेटिव ज्यादा लेते हैं, बिकॉज हम लोग बड़े ही इनसिक्योर हैं। तो इसलिए जीवन में जब ग्रो करना है, अच्छे मतलब निकालने हैं, तो एक कला तो होनी चाहिए, वो कला हमें सीखनी है। दैट इज इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट। ये कला है ढूंढने की। भाई क्या ढूंढना है, ट्रू मीनिंग, आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट ट्रू मीनिंग एंड सेंस, प्रॉपर सेंस। किस चीज की, शब्दों की। किसने दिए शब्द, ये विच, साधारण भाषा में हम कहेंगे ऑथर, जो लिखता है, जिसने लॉ लिखा। वैसे हम कहते हैं कि लॉ का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ड्राफ्टर कह सकते हैं आप, और बिल्कुल साधारण भाषा में तो राइटर ही कहेंगे हम। सो ये कला है, किस चीज की कला है, फाइंडिंग आउट, ढूंढना है। क्या, ट्रू मीनिंग एंड सेंस ऑफ वर्ड्स विच ऑथर ड्राफ्टर ने लिख दिए। इंटेंडेड, जो उसकी मंशा थी। क्यों? क्योंकि जो उसकी मंशा थी वो तो कह गया, और जिस जमाने में वो कह गया लोग मतलब भी समझ गए, बट धीरे धीरे समय बदला, 10 साल, 20 साल, 50 साल, सिचुएशंस बदली, काम करने के अंदाज, तरीके बदले, बिजनेसेस बदले, तो अब उसके दिल की बात कैसे जाने। तो वो जानने को हम कहते हैं कला, आर्ट। वो ढूंढनी है, उन शब्दों का सही मीनिंग हम निकाल पाए। तो अब लिटिगेशन गया, नेचुरल लिटिगेशन है तो कोर्ट में है, तो कोर्ट का रोल क्या है इंटरप्रिटेशन में। क्योंकि कोर्ट को तो अपनी जजमेंट देनी है जो लॉ बुक में लिखा है, जो किसने लिख दिया, नेचुरल है लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया। सो कोर्ट का रोल यहां है टू रिस्ट्रिक्ट, अपने आप को वो सीमित करे। कोर्ट का रोल है वो अपने आप को सीमित करे, क्योंकि मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑर्गन हैं, तीनों अलग अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑर्गन हैं, तीनों अलग अलग हैं। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, जुडिशरी का काम है उस लॉ को पढ़ के जजमेंट देना। तो क्या लॉ खुद कोर्ट बनाएंगी? ये गलती नहीं कर सकते आप।
एज ए जज आप ये नहीं कह सकते बकवास लॉ है, तो अपने आप को सीमित करो, आप अपनी औकात में रहो। टू रिस्ट्रिक्ट टू प्लेन मीनिंग ऑफ वर्ड्स, तो जो नॉर्मल जीवन में जो मीनिंग निकलता है आप वहीं तक रहिए। प्लेन मीन्स जो लिखा है, लिटरल जिसे कहते हैं हम, लिटरल मीन्स एज सच, जो सीधा लिखा है, बात खत्म। जज साहब वहीं तक देखिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। इवन इफ एब्सर्ड, चाहे उसका मतलब बहुत ही बकवास निकल रहा है, तो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जब साफ सी कोई लाइन लिखी है, प्लेन लाइन लिखी है, प्लेन शब्द है, तो काहे को इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? चाहे वो गलत लिखा है, गलत लिखा है, आपका रोल नहीं है। आपका रोल है जो लॉ बना है उसके हिसाब से आप अपनी क्या दीजिए, जजमेंट दीजिए। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने आपको बच्चों सिखाया था अपील जो होती है वो कहां जाती है, ऊपर वाली कोर्ट में जाती है, राइट। तो अपील जो है हम सारे जानते हैं लाइज विद अपर कोर्ट। कोर्ट की हायरार्की आपको बताई थी। लेकिन बट इफ एन एक्ट, बट मान लो किसी एक्ट में, कानून में प्रोवाइड्स, उसमें लिखा है फॉर अपील फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू अनदर, फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ध्यान दीजिए, मैंने कोर्ट की हायरार्की बताई थी, लोअर कोर्ट, डिवीजन कोर्ट, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी जजमेंट देता है, उसके ऑर्डर के खिलाफ आप कहां जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन एक एक्ट में क्या लिख दिया गया, बड़ा ही बकवास लिख दिया गया। एब्सर्ड का मतलब ही बकवास कहा कि उसमें लिखा है अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में हार गए, हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, आप अपील कहां कर लो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। डज दैट मेक एनी सेंस? टोटल नॉनसेंस। क्योंकि आप एक तरह से क्या कह रहे हो, डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो तो बराबर हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ आपको हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, यही नॉर्मल लॉ है। बट उस एक्ट में ऐसा लिख दिया गया है। तो कहने का मतलब गलत तो है, बट क्या जज कुछ कर सकते हैं? कुछ मत कीजिए आप। सो दैट मीन्स कि अगर हम मान लेते हैं, जैसे लेट्स से हरियाणा में दो डिस्ट्रिक्ट हम ले लें, लेट्स से एक ले लिया जी अंबाला एंड दूसरा ले लिया पानीपत, अंबाला पानीपत। तो अंबाला में आप केस हार गए और अपील करने कहां गए, पानीपत में, जबकि देखा जाए हायरार्की के मुताबिक बोथ आर इक्वलेंट। बट इंटरप्रिटेशन यही कहता है अगर किसी चीज का क्या है, प्लेन मीनिंग है, तो जज साहब अपनी औकात में बने रहें, गलत है तो लेट इट बी। लेकिन अब मैं बात कंस्ट्रक्शन की क्यों कर रहा था, इसका जिक्र क्यों किया, क्योंकि बड़ी अच्छी चीज है ये। इसका जिक्र करना बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, जज हैं आप, जजमेंट देनी है, इंसाफ देना है, और कई जज बहुत दिल से काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन का मतलब भी क्या है, डिराइविंग कॉन्क्लूजन, कि हां इस केस का फैसला सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। सो दैट मीन्स आप बड़े मेहनती आदमी हैं, इन स्पिरिट है, स्पिरिट बड़ी अच्छी है, कंक्लूड करना चाहते हैं, क्लोजर करना चाहते हैं, बड़े अच्छे से करना चाहते हैं, स्पिरिट अच्छी है। लेकिन यहां आप शब्दों से बह गए, बट नॉट विद इन टेक्स्ट। तो टेक्स्ट समझ गए, जो लॉ बुक है उसके आप बाहर चले गए, जिसे कहते हैं रायता फैल गया। मंशा अच्छी है, बुराई यहां कुछ नहीं है, बट नॉट विद इन टेक्स्ट। कहने का मतलब है आप क्या हो गए, बियॉन्ड वर्ड्स। तो बियॉन्ड वर्ड्स क्या होना चाहिए, तो कोर्ट का रूल क्या है, तो कोर्ट का जो रूल है यहां वो ये है, व्हेन मीनिंग नॉट अ प्लेन। जब प्लेन था तो हमने कहा बस वहीं तक रहें।
अब आप सिंपली देख पा रहे हैं कि मीनिंग क्या नहीं है, प्लेन नहीं है, शब्दों का मतलब सीधा सीधा नहीं निकल रहा। और मैं जज हूं, मुझे क्या देनी है, जजमेंट देनी है, जजमेंट सही होनी चाहिए। सो जब मीनिंग प्ले नहीं है तो क्या करें, कोट टू डिराइव मीनिंग। तो कहीं ना कहीं से तो आपको डिराइव करना है, क्योंकि जजमेंट देनी है। कैसे डिराइव करें, किस तरह से करें, ये डिपेंड करेगा जज टू जज के ऊपर। वेदर, चाहे वो वेदर एप्लीकेबल टू अ स्पेसिफिक कहो या पर्टिकुलर कह लो, सिचुएशन और नॉट, चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे अप्लाई कर रहा है या नहीं। इस चीज को समझाने के लिए आई टेक अ वेरी नाइस एग्जांपल। बच्चों, आप सबको पता होगा सलमान खान साहब के ऊपर केसेस चल रहे हैं। वो जोधपुर में चिनकार वाला है, लेकिन एक मुंबई का आपको याद होगा हिट एंड रन केस था कि उन्होंने गाड़ी सोए हुए गरीब लोगों पे चढ़ा दी थी, कुछ लोग मर गए, घायल हो गए, दिस एंड दैट। तो उसी के हिसाब से उसकी भी नॉलेज दे दूंगा आपको, और ये एग्जाम्पल सर्व करेगा कंस्ट्रक्शन को। देखो, रोड एक्सीडेंट होता है और उसमें हो जाती किसी की डेथ। वो डेथ कैसे होती है और कोर्ट में आपके खिलाफ केस कैसे चलता है? तो रोड एक्सीडेंट पे जब किसी की डेथ होती है तो उसकी वजह क्या होती है? एक चीज है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस सिंपल भाषा में हम क्या कहते हैं नेग्लिजेंस को? रैश ड्राइविंग। तेज चला रहे हैं भाई, नई नई गाड़ी ली है, इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। बाइक लिया है, स्पोर्ट्स बाइक लिया है, इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। जैसे हमारे एक्स फॉर्मर कैप्टन क्रिकेट में मोहम्मद अजरुद्दीन, उनके छोटे बेटे का डेथ हुआ था यही हाईबुजा, ये हाई एंड बाइक चलाते हुए। तो नेग्लिजेंस, रैश ड्राइविंग कर रहे थे, ठोक दी गाड़ी, कोई मर गया। बताइए, क्या मैंने मर्डर किया किसी का? नहीं। तो मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगना चाहिए। माना डेथ हुई है, मर्डर का चार्ज नहीं लगना चाहिए। ये चार्ज लगता है सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी। आईपीसी तो जानते होंगे, इंडियन पिनल कोड, जो पनिशमेंट देता है। तो नेग्लिजेंस की वजह से किसी की मौत होती है तो जेल जो होती है वो होती है 2 साल। लेकिन आपने सुना होगा सलमान खान साहब को 5 साल की जेल हुई, हिट एंड रन वाले, हिट एंड रन वाले में, रोड वाले में। और सुप्रीम कोर्ट में अब उनका चल रहा है। 5 साल की कैसे होगी? नेग्लिजेंस में तो 2 साल की जेल होती है। दरअसल सलमान खान साहब के ऊपर नेग्लिजेंस का चार्ज नहीं लगा, उनके ऊपर यह चार्ज लगाया गया, कल्पेबल होमिसाइड। बड़ा खतरनाक सा वर्ड है, होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब किसी को मौत तो हो गई, किसी की मौत तो हो गई, लेकिन आपकी कोई मंशा नहीं है उसको, उसका मर्डर करने की। मतलब कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है? आपको एक नॉलेज होती है कि मैं अगर ये काम करूंगा तो किसी की मौत भी हो सकती है। हाँ, आपकी क्या नहीं है, नो इंटेंट, मंशा नहीं है टू मर्डर, लेकिन आपको नॉलेज है ये काम करने से किसी की मौत हो सकती है। बड़ा ही सिंपल एग्जांपल, D&D, ड्रिंक एंड ड्राइविंग, है ना? तो ये तो आप सारे जानते हो, दारू पी के चलाएंगे तो मार भी सकते हैं किसी को, इतनी अकल तो हम सबको है। इसलिए बच्चों ये भी मैसेज है, पहली बात तो पिए मत, पिए भी तो ओला और उबर का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर ये चार्ज लग गया तो ये आईपीसी का सेक्शन लगता है 304, और बेटा यहां अंदर चले जाओगे 10 साल। और सलमान खान साहब इसी में फंसे हुए हैं। सलमान खान साहब के ऊपर पहले चार्ज लगा था नेग्लिजेंस का ही,
बट एक लेडी एडवोकेट थी, वो कहती ये तो बहुत ही सस्ता आसान चार्ज लगा दिया। शी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट कि जज साहब पुलिस को कहिए केस 304A से 304 में कन्वर्ट करे। बहुत साल तक मुकदमा तो ऐसे ही चलता रहा। फिर इसके ऊपर कन्वर्ट हुआ, फिर ट्रायल सेशन कोर्ट ने सलमान खान साहब को जेल दी, और ये जेल उन्हें दी गई वो ये एज आई वाज सेइंग समथिंग अराउंड 5 years। और हाई कोर्ट में सलमान खान साहब जीत गए केस, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी उनके खिलाफ। तो दैट इज द डिफरेंस। एक है मर्डर करना है जी किसी का, गाड़ी चढ़ा दी। हमारे देश में तो ऐसा होता ही बहुत है। एक बड़ा फेमस केस था चंडीगढ़ का, BMW कार, समथिंग अराउंड 3-4 साल पहले का, जिसमें एक टॉप पॉलिटिशियन, 2 टॉप पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे। एक उस समय के हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब के नेफ्यू थे, और दूसरे एक एक्स चीफ मिनिस्टर के थे। तो गाड़ी चढ़ा दी। तो जिसने गाड़ी चढ़ाई वो लड़का आज तक मिला भी नहीं। तो यहां रोड एक्सीडेंट से मौत हुई, बताओ नेग्लिजेंस बनना चाहिए, कल्पेबल होमिसाइड। ऑब्वियसली आप कहेंगे ये तो मर्डर ही है। तो मर्डर में क्या है, बड़ा ही क्लियर है, आपकी मंशा है, इंटेंट टू क्रश एंड किल। तो मंशा को हम कहते हैं मेंसरिया इन लीगल वर्ड। तो यहां सेक्शन लगता है जी 302, हिंदी फिल्मों में देखा होगा, धारा 302 के अंतर्गत सजाए मौत। तो यहां या तो मिलती है डेथ पेनल्टी या मिलती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, कई बच्चों में ये एक रहता जानने की क्यूरियोसिटी, इम्प्रिजनमेंट को शॉर्ट में लिख रहा हूं कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जेल में रहेंगे। एक होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ, ब्यूटी ऑफ द लॉ, वेलकम टू द लॉज। तो टिल डेथ मिसिंग है, तो क्या मतलब हुआ लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बेसिकली क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास पावर होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट को रिड्यूस करने की, जो कि वो नॉर्मली कर भी देते हैं। और इसलिए आपने सुना होगा ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 साल की ही जेल होती है। एक होता है टिल डेथ, तो एक वर्ड हटा, दुर्घटना घटी, ये है लॉ। एक वर्ड पे पूरी सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो डोंट यू थिंक सलमान खान साहब के केस में क्या करी गई, कंस्ट्रक्शन। कंक्लूजन पे आप जा रहे हो, इन स्पिरिट है। और लॉ में कई बार ऐसा हो सकता है कि थोड़ा आगे गए आप, विद इन द टेक्स्ट नहीं है, बियॉन्ड वर्ड्स है। मीनिंग क्या नहीं है, प्लेन नहीं है। प्लेन नहीं है तो डिराइव करना है। तो इसलिए ये 3 आप देख रहे हो सिचुएशन, 3 पॉसिबिलिटीज होगी एक ही चीज के ऊपर, यही है इंटरप्रिटेशन। तो ये 2 पॉइंट के बाद मैं एक नीचे एक चीज लिख रहा हूं, एक लाइन में, दोनों से रिलेटेड। इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन ओवरलैप ईच अदर। मतलब ओवरलैप कुछ ऐसे ही हो गया कि जैसे आप एक सैंडविच बना रहे हो, उसके अंदर इतना कुछ ठूंस दिया तो यही नहीं पता चल रहा ये ब्रेड सैंडविच है या सैंडविच ब्रेड है। समझ गए, ओवरलैप ईच अदर। एज डिफिकल्ट, क्योंकि ये बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। एक में थोड़ा भावनाओं में बह गए, एक में थोड़ा कंट्रोल किया, सिर्फ वर्ड्स तक रह गए, और एक है हम थोड़ा आगे चले गए। एज डिफिकल्ट टू स्टेट, तो प्रश्न ये है क्या ये इंटरप्रिटेशन थी, क्या ये कंस्ट्रक्शन थी, क्या पता चल सकता है, कहता ना। दे ओवरलैप ईच अदर, मतलब सैंडविच की तरह है, ब्रेड सैंडविच कहें या आलू की सब्जी कहें, पनीर की सब्जी कहें, क्या कहें, कहता है एज डिफिकल्ट टू स्टेट वेयर, कहां पे, इंटरप्रिटेशन एंड्स एंड कंस्ट्रक्शन बिगिंस स्टार्ट्स। तो कहता ये ओवरलैप करते हैं, बड़ा मुश्किल है ये बताना कि कहां इंटरप्रिटेशन समाप्त होगा और कहां से कंस्ट्रक्शन बिगिंस।
तो बच्चों, इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन तो करनी पड़ेगी। क्यों? मैं थोड़े से और ऐसे एग्जांपल दे दूं आपको। हमारे देश में पुलिस है तो पुलिस से रिलेटेड पुलिस एक्ट होते हैं। फायर ब्रिगेड है तो फायर ब्रिगेड से रिलेटेड भी एक्ट है। मुझे बताओ, क्या पुलिस पक्का पहुंचनी चाहिए सीन ऑफ क्राइम पे? आप कहेंगे बिल्कुल। फायर ब्रिगेड पक्का पहुंचनी चाहिए जहां फायर हुआ है? पक्का। लेकिन दरअसल इनके एक्ट में भी कई जगह लिखा हुआ है मे। तो बताओ, इस मे का मतलब क्या लेना चाहिए? मस्ट नहीं होना चाहिए। यहां पे भी मे का मतलब मस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस एक्ट में आप मे लिख देते हो तो मे का मतलब मर्जी गया। तो पुलिस वाले बर्गर खा रहे थे, फोन आ गया, सर यहाँ पे मार कुटाई हो रही है, मर्डर हो सकता है, प्लीज जल्दी से आ जाओ। ना भैया, हम नहीं आ पाएंगे, हमने डोमिनोज को ऑर्डर किया हुआ है। तो हम तो अपना पिज्जा खा के आएंगे, तब तक अगले का पिज्जा निकल जाएगा, उसकी सॉस तो निकल जाएगी, उसका ब्लड तो निकल जाएगा। कहता है पुलिस वाला, मेरी कोई गलती नहीं जी, हमारे कानून में क्या लिखा है? मे। तो ये मे को क्या पढ़ना चाहिए? मस्ट। और मुझे बताओ, इसको इंटरप्रिटेशन कहें या कंस्ट्रक्शन कहें? तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज द सिचुएशन। तो ये था इंटरप्रिटेशन का बच्चों मेरी तरफ से मीनिंग। एक बार हम थोड़ा रिकॉल वैल्यू दें ताकि आपको याद हो। इंटरप्रिटेशन मीन्स आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट ट्रू एंड सेंसिबल मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है जी, आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट ट्रू मीनिंग एंड सेंस ऑफ वर्ड्स विच ऑथर ड्राफ्टर इंटेंडेड, whereas construction is deriving conclusion in spirit beyond words, not within the text. In case of interpretation, the court role is to restrict itself to the plain meaning, whereas in case of construction, meaning is not plain, they have to derive the meaning, and that scenario they may exceed. तो आइए एक छोटा सा इस पे प्रश्न और बनाते हैं। जिसे हम कहेंगे नीड, जरूरत, या आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस। भाई किस चीज की? ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन करना जरूरी क्यों है? तो बच्चों यहां पे मैं 4 पॉइंट्स हैं मेरे पास, जैसे मर्जी लिख लीजिए, मैं थोड़ा चार्ट के वे में लिख रहा हूं। 4 पॉइंट्स। नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो 4 पॉइंट एक कोड की से लिखूंगा। द कोड की मेरी तरफ से है MI स्केयर, मिशन इम्पॉसिबल। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज जानते ही होंगे आप, टॉम क्रूज की, उसी के ऊपर है। तो 2 M से पॉइंट, 2 I से। पहले 2 M से देखते हैं। मैनीफोल्ड सिचुएशंस, ये तो मैंने बता ही दिया था। इंटरप्रिटेशन में क्या एक पॉसिबिलिटी है, एक से ज्यादा मीनिंग, 2 या 2 से ज्यादा मीनिंग निकलने की। तो ये एक मैनीफोल्ड सिचुएशन में इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। एम से ही, इसी पॉइंट को ही मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। तो अलग अलग सिचुएशन है या मल्टीपल, दोनों ऑलमोस्ट दिस बोथ द पॉइंट्स साउंड सेम एंड सिमिलर। तो मैनीफोल्ड सिचुएशंस अगर हो, कैसे? कहता है कई बार सिर्फ ये नहीं होता कि सिचुएशन हमें लॉ की देखनी है, नॉट ओनली लॉ बट ऑल्सो सराउंडिंग्स। हमें उस समय हालात भी देखने हैं। हालात बच्चों, जस्ट फॉर योर नॉलेज, 1980s में हमारे देश में डॉरी के पीछे बहुत लड़कियों को जिंदा जलाया गया। डॉरी डॉरी डॉरी, दहेज। तो हमें आईपीसी में अमेंडमेंट करनी पड़ी, इंडियन पिनल कोड में, कि लड़की की शादी के 7 साल में अगर उसकी अननेचुरल डेथ हो गई, 7 years ऑफ मैरिज अननेचुरल डेथ, हम उसे डॉरी डेथ मानेंगे। तो मुझे बताओ किस चीज को कंसिडर किया हमने उस समय के? उस समय के हालात थे, वो दौर था 1980s का। आईपीसी में अमेंडमेंट करनी पड़ी, डॉरी डेथ
7 ईयर्स में हो गया तो डॉरी डेथ है, जेल जाओगे लंबा हालात। देन एक दौर आता है, हमने अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा हुआ है, चेक बाउंस होने लग पड़े तो हमने नेगोशिएबल एक्ट को क्या बना दिया, क्रिमिनल एक्ट। ड्यू टू सेक्शन 138 चेक बाउंस होगा, 2 साल के लिए अंदर जाओगे, क्योंकि लोगों ने मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया बैंकिंग सिस्टम का। लेकिन ये अमेंडमेंट से आया, और पहले 1 साल की जेल होती थी, उसको और बढ़ाया गया 2 साल। लेकिन अब और ध्यान दो, कोविड टाइम में यह आवाज उठी कि बिजनेसेस फेल हो रहे हैं, लोगों के दिए चेक बाउंस हो रहे हैं, पैसे नहीं तो कहां से दें, कि इस एक्ट को आप दोबारा से क्या करें, डिक्रिमिनलाइज कर दें। तो मुझे बताओ, कोविड के समय में जब लोगों के चेक बाउंस हुए, क्या उनके ऊपर आपको केस करना चाहिए, क्या उनके ऊपर थोड़ा रहम नहीं करना चाहिए? सो ये है मैनीफोल्ड सिचुएशन, समय बदल गया है। तो सिर्फ लॉ को देख के मत चलो, सराउंडिंग हालात। तो इसलिए जज की जजमेंट पे देखो कितना बड़ा क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। ऐसे ही एक कानून है कोविड टाइम से रिलेटेड, जिसके पे बड़ा इंपैक्ट आया और सरकार ने उसके अंदर बदलाव किए, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इसमें कहा गया कि ये कोविड के टाइम पे जितनी कंपनियां डूबेंगी, उनको इस कोड के अंदर उनके खिलाफ कोई नेगेटिव कार्रवाई नहीं होगी। ठीक कहा या नहीं? तो लॉ तो था कि कार्रवाई करो जो कंपनियां लोगों का पैसा नहीं दे रही हैं, बट कोविड टाइम में रहम करो। सराउंडिंग हालात, सिचुएशंस, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस किस वजह से हो जाती हैं, ये हम रीजन दे रहे हैं यहां पे। ड्यू टू डिफिकल्ट वर्ड्स, हम लॉ पढ़ते हैं उसमें बड़े ही डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, मैं पढ़ाऊंगा आप पागल हो जाओगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक सेक्शन पढ़ रहे हैं, पढ़ा, आगे वर्ड क्या आ गया, प्रोविजो, याद करो नेगोशिएबल में मैंने बताया भी था, प्रोवाइडेड दैट इट क्रिएट्स एन एक्सेप्शन और पुट्स अ कंडीशन। तो एक वर्ड आ जाता है प्रोविजो। ध्यान दो, बार बार वर्ड आपको एक्सप्लेनेशन क्यों सिखाया था, कि उसका मतलब ये नहीं कि सेक्शन का साइज बढ़ गया, इट में इंक्लूड और इट में एक्सक्लूड। इलस्ट्रेशन याद करो, स्पेशली सेक्शन 4 में नेगोशिएबल एक्ट में, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेबल ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड, कि इलस्ट्रेशन भी एक्ट का हिस्सा है, इलस्ट्रेशन से भी आप लॉ निकाल सकते हैं। स्केड्यूल वगैरह ये हम पढ़ेंगे। और जैसे मैं टफ वर्ड लिखूं तो लिख के भी दिए थे आपको, नॉट विद स्टैंडिंग, याद आ गया, एनीथिंग कंटेन्ड, कुछ याद आया, कहाँ थे वर्ड, इन डैश 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 डैश, नेगोशिएबल एक्ट में थे सीआरपीसी वर्ड, याद है? तो नेगोशिएबल में ये वर्ड कहाँ थे, समरी ट्रायल पढ़ा था 143 में, इंटरिम कॉम्पनसेशन 143A में, एंड अपील जब हुई थी वो 20% वाले पॉइंट, वहां पे ये वर्ड थे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, ऐसे वर्ड आ जाएंगे, ऐसे वर्ड आ जाएंगे। विदाउट प्रेजुडिस लॉ में to generality of foregoing provisions। अरे बाप रे बाप, सर कहना क्या चाहते हो? आप ये कहोगे ना, जब मैं ऐसे वर्ड लिख रहा हूं, अभी तो मैंने शुरुआत की है, तो आप मुझे क्या कहोगे, आप ये कहोगे सर कहना क्या चाहते हो, खुल के कहो। कुछ याद आया 3 इडियट मूवी का डायलॉग, जब आमिर खान साहब ने मशीन का मतलब बड़ा सिंपल बताया था, ये ऐसे खतरनाक से वर्ड क्यों बोले, और अंत में वही टीचर कहता है कहना क्या चाहते हो, ना लायक। क्लियर? तो भाई साहब आपने इंटरप्रिटेशन देखा है, मैंने जितना आपको इजी करके बताया, तो मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, नो ये बिना मतलब की, लेकिन हमें सीखना तो पड़ेगा। डिफिकल्ट वर्ड्स में इसलिए याद कर लो, जब हमने स्पेशली पढ़ा था सेक्शन 60 नेगोशिएबल एक्ट का, कि नेगोशिएशन का कब कर सकते हैं, टिल मैच्योरिटी और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, वरना उसकी वर्डिंग कितनी खतरनाक सी थी, याद करो। तो ड्यू टू डिफिकल्ट वर्ड्स इंटरप्रिटेशन कहीं निकलती है, हाँ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो जो मैंने 60 की इंटरप्रिटेशन दी, हो सकता है कोई कोर्ट और कुछ निकाल ले, मैं क्या करूं भाई, मैंने तो आपके सामने बेयर एक्ट लेके एक एक वर्ड पढ़ा के तो मीनिंग बताने की कोशिश करी थी।
तो ये हो गए 2 पॉइंट, मैनीफोल्ड सिचुएशन, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। अब बचते हैं हमारे 2 और आई से रिलेटेड। तो आई से पहला लेते हैं हम इम्परफेक्ट लैंग्वेज। और एक आई से हम और लेंगे इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। इम्परफेक्ट लैंग्वेज वो तो मैंने बता दिया इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिकल प्रिसिशन। प्रिसिशन वर्ड ना अच्छा लगे, एक्यूरेसी लिख लो साथ में। देखो जी, मैथ्स में क्या होता है, 2 + 2 4 होता है। और इंग्लिश में क्या होता है, बड़े एग्जाम्पल दे दिए, TO 2 होता है, GO वो नहीं होता, गो होता है। CAT कैट होता है, और काइट के लिए KIT होता है। और सिटी, हे ईश्वर, ये तो गलत बात है, ये किटी होना चाहिए सिटी की बजाय। वेलकम टू इंग्लिश। और एग्जाम्पल देता हूं, कंपनी सेक्ट में ऐसे बड़े वर्ड आते हैं। तो कंपनियां होती हैं, पर्सन इंचार्ज होते हैं, जैसे नेगोशिएबल में पढ़ा था हमने 141 सेक्शन, ऑफेंसेस ऑफ कंपनी। बोथ कंपनी एंड पर्सन इन चार्ज विल बी लायबल, इफ यू कैन रिकॉल। तो बच्चों, कंपनी सेक्ट में आप क्या देखोगे, बहुत बार कई सेक्शनों में ये दिखेगा आपको, कहेगा ये डॉक्यूमेंट जो है जो साइन करना है बाय 2 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, ठीक है जी। आगे लिखा होगा वन ऑफ हुम, उनमें से एक, शेल बी, फंस गया वर्ड आपका शेल बी, मस्ट में आप सोचोगे, वन ऑफ हुम शेल बी MD, उनमें से एक हो MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। आगे देखो ना लाइन, इफ देयर इज वन, हे ईश्वर, ध्यान से देखो क्या लाइन है, द डॉक्यूमेंट शेल बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स, वन ऑफ हुम शेल बी MD इफ देयर इज वन। सीधा सीधा कह दे, करना किसने साइन, सीधा बोल दे भाई 2 डायरेक्टर साइन कर लो, 1 MD कर लो, 3 लोग कर ले, ऐसा बोल दो। या ये कह दो 2 डायरेक्टर साइन कर ले और MD हो तो वो भी कर ले। या ये बोल दो 1 MD साइन कर ले और 1 डायरेक्टर कर ले, वो भी बोल दो। मीनिंग तो कई निकल रहे हैं, आप सोच लो क्या मीनिंग निकल रहा है, फिर मैं बता देता हूं। तो इसका मीनिंग ये है, अगर कंपनी में MD है, अगर कंपनी में MD है तो वो पक्का साइन करेगा और उसके साथ में एक डायरेक्टर वर्क करे। MD है, डायरेक्टर तो है ही है, लेकिन वो पक्का करेगा अगर है तो, और उसके साथ एक डायरेक्टर। नहीं MD तो कौन साइन कर ले, सिंपल 2 डायरेक्टर। लेकिन मीनिंग तो और भी कई निकल रहे हैं। वेलकम टू इंग्लिश। इसलिए कोई टीचर भी पढ़ाता, कहीं कोई प्लस माइनस और कहीं आप कुछ और देखो, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आप सीधा सीधा सोचो कि सर ने गलत पढ़ा दिया कोई चीज, जरूरी नहीं है, हो सकता कहीं और जो आपने सुना या कहीं और जो लाइनें पढ़ ली वहां गलत हो। वेलकम टू इंटरप्रिटेशन, याद रखिए। नाउ इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर तो आप जानते हो, लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट। लॉ तो यही बनाते हैं, तो किसको देख के बनाते हैं लॉ, देश को देख के, इकोनॉमी को देख के। जैसे अभी देखो कितने स्ट्राइक, लॉकआउट, चक्का जाम, कोविड में भी लोगों को परवाह नहीं है, क्योंकि सरकार ने क्या बनाए, फार्म बिल्स, और उनको बना दिया एक्ट। फार्म बिल्स मींस एग्रीकल्चर से रिलेटेड। मुझे बताओ, आपको लगता है क्या सरकार किसानों के खिलाफ होगी? हो ही नहीं सकती सर। हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चरिस्ट है, हमारी वोटें सरकारों को भी किसानों ने डाली, उनके अगेंस्ट नहीं हो सकते। तो जब वो लॉ बनाते हैं उनकी इंटेंशन उनके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन किसानों को तो क्या लग रहा है, उनके अगेंस्ट है। इतने ज्यादा जब प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो क्या है, तो इसलिए कहते हैं जब लॉ बनाते हैं उसकी इंटेंशन देखनी चाहिए, उससे भी हमें हेल्प मिलती है। इसलिए अगर फार्म बिल्स को पढ़ेंगे, कोई चीज किसानों के खिलाफ जा रही है, जज वो जजमेंट नहीं लेगा, कौन सी लेगा, जो उनके फेवर में है वो इंटरप्रिटेशन लेंगे।
इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। जैसे मैं एक पुराना एग्जांपल देता हूँ, टेररिज्म से रिलेटेड हमारे देश में एक कानून था, अब नहीं है, टाडा पूरा इसका नाम है, टेररिस्ट एंड एंटी डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। इस टाडा में अरेस्ट हुए थे संजय दत्त साहब, पता होगा, मूवी भी बन गई उनके ऊपर, ठीक है। उसके बाद उनको कैंसर की भी रिपोर्ट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है साहब की। संजय दत्त साहब अरेस्ट हुए थे, क्यों अरेस्ट हुए थे? आपने फिल्म भी देखी होगी। उन्होंने अपने घर में एक असॉल्ट राइफल AK 1956 रख ली थी, और आपको यकीन नहीं होगा लेकिन इट्स अ फैक्ट, 11 महीने तक वो जेल में रहे, कोर्ट का डिसीजन भी नहीं आया था, क्योंकि टाडा एक्ट में ये आर्म्स से रिलेटेड जो गुनाह होते हैं ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। नॉन बेलेबल मतलब बेल मिलेगी ही नहीं। 11 महीने तक वो छोटी सी कोठड़ी में रहा, जो फिल्म में भी देखा वो रियलिटी है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज लगा। कौन सा चार्ज लगा? टाडा का। बट क्या वो टेररिस्ट था? ये आप सारे जानते हो, नहीं। सिंपली ही वॉज ऑलवेज अ फूल। फिल्म भी देखी है, नॉर्मल लाइफ भी आपने सुनी होगी, पढ़ा होगा, जाना होगा। इसलिए जब संजय दत्त साहब टाडा में गिरफ्तार हुए, इतना बड़ा केस चला, तो टाडा उनके ऊपर क्या किया गया? टाडा उनके ऊपर से हटाया गया और उनके ऊपर केस चला आर्म्स एक्ट में। आर्म्स एक्ट अलग है, आर्म्स तो रखे, और आर्म्स एक्ट में मैं बता दूं मिनिमम जेल जो होती है 5 इयर्स होती है, इसलिए संजय दत्त साहब 5 साल के लिए जेल में गए। और टाडा में जो मिनिमम जेल है ना वो 10 इयर्स है। अगर 10 इयर्स होती तो आज के दिन भी वो जेल में बैठे होते। इसलिए इस केस में संजय दत्त में क्या कहा गया? कहता आप पुलिस वालों तुमने टाडा लगा तो दिया, बट इंटेंशन समझो ना लेजिस्लेचर की क्या है, कि हमने ये एक्ट टेररिस्ट पे लगाना है। कहते जी इतनी बड़ी बड़ी असॉल्ट राइफल लेके बैठा है, कहते जी उसके थोड़े सराउंडिंग्स भी तो देख लो। जैसे आपने उस फिल्म में देखा, क्योंकि उसके फादर साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और मैं ज़्यादा उस स्टोरी में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे देश में धर्म के नाम पे ये कुछ होते रहते हैं कांड, तो उनको थ्रेट्स भी थे। उन डर के मारे उन हालातों में उसने ये रख ली कि पता नहीं भाई मेरी बहनों को ना उठा लें, दिस एंड दैट। तो ये है मल्टीपल वॉट सिचुएशन, मल्टीपल वॉट इंटरप्रिटेशन, या मैनीफोल्ड कह लो, इम्परफेक्ट लैंग्वेज। और लेजिस्लेचर की इंटेंट देखनी है, उसके हिसाब से हमने देखना इसको कौन से एक्ट के ऊपर इसके ऊपर केस चलाया जाए। तो आई होप सो जितने मैंने एग्जाम्पल बताने की कोशिश करी या चीज़ें बताने की कोशिश करी, आपको इंटरप्रिटेशन का एक ओवरव्यू मिला होगा कि रियल लाइफ में भी आप बच्चे भी बहुत सारे केसेस क्या करेंगे, मैनेज करेंगे अपने क्लाइंट्स के, और इस तरह से आपने केस लड़ने हैं लॉ को पढ़ के। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है बच्चों, इसलिए जितना लिखवा रहा हूं उसको पॉजिटिव लो, उसे याद करो, डेली डेली करना पड़ेगा। हम इंटरप्रिटेशन और थोड़ा स्लो करेंगे कंपेयर टू नेगोशिएबल, क्योंकि टाइट एक्ट है, हैंडल नहीं होगा। लेकिन देखिए आपके सामने मेरा आधा पेज लिखा गया है। अलविदा इसके साथ।